हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी। और जैसे कि आप जानते हो कि हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि कॉमर्स फील्ड के हर एग्जाम के लिए रिलीवेंट रहती है। उसी का नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने टेक्स्ट को पहले उठाया है क्योंकि टेक्स्ट के बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि हमें इसमें डाउट है, तो उसी के पीवाईक्यू हम डिस्कस करें। और चाहे वो आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हो, एचपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, मतलब हर एक के लिए ये आपका एक तरह से वर्कआउट करेगी, बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए, चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। पहला काम आपको यही करना है। दूसरा, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि केटीडीटी ऐप पर हमारे सीटी मेंस के बैचेस चल रहे हैं। आपको अच्छा लगे कंटेंट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था, तो पहले आप नंबर नोट कर लीजिए। तो 7357774267 ये आपके नंबर रहेंगे। दूसरा नंबर आप लिख सकते हो 7015243491। इन दोनों नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और आप इंक्वायरी ले सकते हो। थ्योरी का बैच है जिसमें कंप्लीट थ्योरी है। दूसरा है प्रैक्टिस बैच यानी कि एमसीक्यू का बैच। अगर आपके पास कंटेंट है अवेलेबल तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हो, अदरवाइज जो है आप थ्योरी बैच ले सकते हो। ठीक है, थ्योरी बैच लीजिएगा। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, 33 सब्जेक्ट है, तो 30 सब्जेक्ट का अगर आपके पास कंटेंट है तो आप एमसीक्यू की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप जो है थ्योरी बैच ले सकते हो अगर आपको चीजें अच्छी लगे तो। बाकी काफी सारी जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं प्ले लिस्ट में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन वहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए उनसे अलग है। चलिए, क्योंकि वहां पर यूनिट वाइज क्वेश्चन डिस्कस किए गए और यहाँ पर मिक्स है, वहां पर आपकी हर एक उससे यूनिट कवर हो जाएगी। और दूसरा, आपके एस्टेट का पीजीटी का बैच जो है और नेट वगैरह के बैच है, एस्टेट का बैच, नेट का बैच और एकलव्य मॉडल के लिए काफी सारी इंक्वायरी आई थी। तो ये भी आपके लिए गुड न्यूज है कि विद इन दिस वीक वो बैचेस भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको मैंने बता दिया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से मेरा टेलीग्राम है, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक जो दूसरा है टेलीग्राम जहां पर आपकी प्रैक्टिस सीरीज चलती है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी। चलिए, पहले वाली सारी जितनी है वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, आज जो पहला है रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिस्कस किया था पहले वाली वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, एक कंपनी का हमने डिस्कस नहीं किया था। तो कंपनी पूछ लिया जाता है कि क्या कंपनी एक रेजिडेंट होती है, नॉन रेजिडेंट होती है, क्या केस रहेगा, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होती है या नहीं होती है। तो सिंपली आपको याद रखना, कंपनी जो है गाइज वो आपकी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ एचयूएफ और जो आपका इंडिविजुअल होता है वो आपका कंसिडर किया जाता है। तो कंपनी को जो है नोट ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है या नोट ऑर्डिनरी कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं होती है। तो कंपनी की हमें देखनी होती है कि क्या कंपनी रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है। हाँ जी, कंपनी एक रेजिडेंट हो सकती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। पहला तो आपको यही याद रखें कि कंपनी जो है वो नोट ऑर्डिनरी नहीं होती है, रेजिडेंट हो सकती है। क्योंकि रेजिडेंट के बाद हम कैटेगरी करते हैं ना, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन हम देख रहे थे। तो जब हम बात करें किसकी, कंपनी के केस में, तो कंपनी कब जो है वो रेजिडेंट मानी जाएगी, तो आपको याद रखना है कि जब एक भारतीय कंपनी है, पहली कंडीशन कि वो आपकी इंडिया की कंपनी होती है, या अथवा दे रखा है और का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन भी पूरी हो जाए। दूसरी बात में कहता है कि उसका जो कार्यों का नियंत्रण है या प्रबंधन है वो पूरी तरह से इंडिया में हो, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, मैनेजमेंट का कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से इंडिया में है, तो आपकी वो क्या रहेगी, कंपनी जो है वो आपकी इंडिया की मानी जाएगी, यानी कि रेजिडेंट मानी जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो एक कंपनी जो है वो नॉन रेजिडेंट होगी अगर वह, ये तो सिंपली क्या कंडीशन उसने बताई है कि ये दोनों कंडीशन आप लेके चलोगे, इंडिया की कंपनी होनी चाहिए, दूसरा उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल क्या है वो इंडिया में होना चाहिए। दूसरा वो कहता है कि एक कंपनी जो है वो नॉन रेजिडेंट होगी, कब नॉन रेजिडेंट होगी, अगर वो क्या है, इंडिया की कंपनी नहीं है। ठीक है, दूसरा साथ में कहता है कि उसका वही मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल है वो पूर्णतः या अंशतः, या तो फुली या पार्शली वो इंडिया से बाहर है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी,
नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। तो कंपनी के केस में आपको याद रखना रेजिडेंट हो गया, नॉन रेजिडेंट, दो ही केस बनेंगे। रेजिडेंट के दोनों केस हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉन रेजिडेंट में याद रखोगे ना ही तो वो इंडिया की कंपनी यानी कि फॉरेन की कंपनी है, भारतीय कंपनी नहीं है। दूसरा उसका जो मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल है वो भी आपका क्या है, इंडिया से बाहर है। ऐसे केस में वो हमारी क्या रहेगी, आपकी नॉन रेजिडेंट रहेगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, टेक्स्ट की अलग से है, PYQ की अलग से प्लेलिस्ट है। एक बार सारी जो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, काफी हेल्प करेगी आपकी। कहता है कि इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, कर योग्य है, आपको बताना है किसके लिए टैक्सेबल। इंग्लैंड में आपका कोई भी व्यापार है, उससे आपको बिजनेस हुई है, बट वो कंट्रोल जो है वो आपका इंडिया से हो रहा है, तो वो टैक्सेबल किसके लिए रहेगी, रेजिडेंट के लिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए और आपका नॉन रेजिडेंट के लिए। तो बेसिक बात है, तो वो आपकी टैक्सेबल कहाँ पे रहेगी, क्योंकि उसका कंट्रोल किसमें कह दिया, इसने भारत में कह दिया, तो बेसिक बात है वो इंडियन इनकम बन गई, इंडियन इनकम हो गई तो आपका टैक्सेबल रहेगा। तो टैक्सेबल किसके लिए रहेगा, वो आपके निवासी के लिए और जो असाधारण निवासी है दोनों के लिए, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों के लिए रहेगी वो टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं रहेगी गाइस, क्योंकि वो रेजिडेंट ही नहीं तो टैक्स कैसे लगाओगी, क्योंकि वो हुई भी बाहर है और वो भी बाहर है, तो इस वजह से इस पे नहीं लगेगी। तो रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये कहता है कि एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश आता है, उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम ठहरना होगा। आपको बताना है कोई भी जो है इंडियन सिटीजन है जो क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए विदेश जा रहा है, फॉरेन चला गया वो, तो उसे कब जो है वो रेजिडेंट माना जाएगा कि इंडिया में कितने दिन एटलीस्ट वो रहा हो। तो आपने पढ़ी थी कंडीशन की 300 जो प्रीवियस ईयर है उसमें अगर कोई भी पर्सन है वो 182 दिन आपका इंडिया में रहा है, तो वो आपका क्या मान लिया जाएगा, एक तरह से रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 182 दिन दे रखा, 90 दिन, 60 दिन, 180 दिन, तो आपको याद रखना 182 डेज की अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं 182 दिन, तो वो क्या है आपका टैक्स इसको पेड करना पड़ेगा। अगर वो बाहर चला गया है, ठीक है, काम करने के लिए, बट वो 182 दिन अगर रहा है तो वो आपको माना ही जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक व्यक्ति तभी रेजिडेंट माना जाएगा अगर वह दो शर्तों में से, दो कंडीशन हमने पढ़ी थी बेसिकली, अगर दो में से एक भी कंडीशन को पूरी करता है। कौन सी दो कंडीशन है, क्योंकि वहां पर ऑप्शन में सिर्फ डेज पूछे थे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हमने किया था। इसकी कंप्लीट वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि एक ही चीज से वो 4-5 घुमा फिर आगे कोई भी चीज पूछ सकता है, तो आपको सारी चीजों को अच्छे से करके जाना। तो वही चीज इसने कह रहा है कि पहला तो प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में एटलीस्ट 182 दिन वाली कंडीशन, और जब भी बेसिक कंडीशन की बात करोगे तो याद रखना दोनों में से सिर्फ वो एक भी सेटिस्फाई कर देता तो वो रेजिडेंट बन जाएगा, बट जब एडिशनल कंडीशन पे तो अब उसको दोनों सेटिस्फाई करनी पड़ेगी तभी वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा। तो देखिए कहता है कि वह व्यक्ति प्रीवियस ईयर में टोटल कुल मिलाकर कितना 182 दिन भारत में रहा। दूसरा कंडीशन क्या रहेगी कि वह व्यक्ति जो संबंधित गत वर्ष से पूर्व के 4 सालों में मिलाकर, कुल मिलाकर मतलब पीछे के जो 4 साल हैं उनमें टोटल मिलाकर तो 365 दिन रहा हो, ठीक है, और उस गत वर्ष में कुल मिलाकर कम से कम 60 दिन जो है, कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें 182 दिन भारत में रहा होता है। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर में 60 डेज और लास्ट के जो है 4 सालों में 365 दिन, ये दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई कर दिया जाएगा गाइस तो वो हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। तो सिंपल सी बात, 365 दिन यानी कि पिछले साल में 182 दिन। दूसरे में दो चीजें हैं एक साथ, पहला तो दोनों चीजों को एक साथ संतुष्ट करना चाहिए, पिछले साल में तो वो 60 दिन हो और पीछे के कितने सालों में, पीछे के 4 सालों में टोटल मिलाकर 365 दिन, ये दूसरी पूरी कंडीशन है। पिछले साल में 60 और पिछले के 4 सालों में 365 दिन और वो रहता है तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेजिडेंट बन जाएगा। इन दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन पूरी करेगा तो वो हमारा रेजिडेंट बन जाएगा। और कुछ केस में मैंने बोला था कि 60 दिन का एक्सेप्शनल होता है, वहां पर आपको रूल तब माना जाएगा, फिर वो पीछे के सालों में 182 दिन वाला रूल आ जाएगा कि आपको पीछे
उसको थोड़ी छूट मिल जाती है कि यानी कि 60 दिन आया है तो भी उसको रेजिडेंट मान लिया जाए और टैक्स लगा दिया जाए, उसमें उस टाइम पे उसको 182 दिन वाली जो कंडीशन है, ठीक है, वो ही लागू होगा, दूसरे रूल में उसको छूट मिल जाती है। तो कहता है कि उपयुक्त शर्त जो दो का अपवाद है निम्न दशाओं में उपयुक्त शर्त, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 60 दिन के स्थान पर 182 दिन रहने का नियम लागू होगा। तो कौन सा, तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि वही इंडियन क्रूज शिप का मेंबर हो, यानी कि भारतीय जहाज जो है उसका कर्मचारी रहा हो, या फिर उस टाइम पे वो कुल मिलाकर 182 दिन वाला केस है, तो उसे निवासी होने के लिए उस गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर कुल मिलाकर कम से कम 182 दिन रहना होता है। ठीक है, अगर वो क्रूमैनशिप वाला है ना, यानी कि वो आपकी भारतीय जहाज जो है उसके कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है, तो सेकंड कंडीशन जो थी वहां पर क्या था, पिछले साल में 60 दिन और बाकी के 4 सालों में 365, वहां पर उसे 60 दिन में रिलैक्सेशन दे दी, यानी कि वो कहता है कि अगर वो 182 दिन रहेगा ना और वो भारतीय जहाज का, तो वो माना जाएगा। तो यहाँ पर 182 डेज का रहेगा, ये अपवाद होता है। वही दूसरा इसने दे रखा है, यदि करदाता जो है वो इंडियन ओरिजिन से, आपने सुना होगा भारतीय नागरिक है, और वो भारतीय नागरिक का मूल व्यक्ति, मतलब वही पहले भी मैंने बताया था कि वो दादा परदादा उसके मतलब रहते थे, कोई वो फ्रीडम फाइटर जिसको मतलब पहले आज़ादी से पहले ऐसा कुछ, या तो उसके नाना वगैरह या उसके दादा वगैरह कोई यहाँ पे रहता था, बट वो घूमने के लिए आया, उस केस में आ जाता है। भारत में भ्रमण पर आता है तो उसे निवासी होने के लिए गत वर्ष में 60 दिन के स्थान पर आपको क्या चेकआउट करना पड़ेगा, 182 दिन लेके चलने पड़ेगा। अगर वो 182 डेज रहता है तो ही वो आपका क्या माना जाएगा, एक तरह से रेजिडेंट माना जाएगा। 60 दिन वो संतुष्ट करता है तो आपका रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो तो कह देगा भी मैं तो घूमने आया था, अपने नाना के यहाँ पे घूमने आया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझे टैक्स ले लोगे, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पर्सन इज डिफाइंड, कि पर्सन जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन को किस एक्ट के अंदर जो है वो डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले सेक्शन दे रखा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, फिर आपको देगा 236 119, सबको सिंपल सी बात है, कुछ समझाने वाला नहीं। तो सेक्शन 231 में डिफाइन किया गया पर्सन को, कि पर्सन के अंदर किस किस को, 7 आपको मैंने पहले बताया था, एओपी बीओआई है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी, वो सारे ही आपके पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है कि हु इज लाइबल टू पे टैक्स इज कॉल्ड, कि जो आपका टैक्स पेड करता है वो क्या कहलाता है। टैक्स पेड करने के लिए लाइबल होता है वो एसएससी कहलाता है, बायर कहलाता है, टैक्स कहलाता है, या अथॉरिटी कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा कि वो आपका क्या कहलाता है, एसएससी। और सेकंड क्वेश्चन इसे क्या पूछा जाएगा, इसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर जो है इसको डिफाइन किया गया है। एसएससी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर डिफाइन किया गया है, याद रखोगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एसएससी को डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर जो है एक पर्सन को डिफाइन किया गया है। ठीक है गाइस, तो चलिए, तो बैचेस के बारे में आपको मैंने बता दिया। आपको अच्छा लगे तो ले सकते हो, कंटेंट में दम लगे, चीज़ों में अच्छा लगे तो आप कर सकते हो। बाकी बैचेस जो है नेट वगैरह के, पीजीटी का बैच यानी कि एस्टेट पीजीटी का कॉमर्स का बैच, एकलव्य मॉडल का, और ये जो रिलेवेंट बैचेस हैं वो भी आपके विद इन दिस वीक आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो जैसे आपको लगे वो आप देख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। इंक्वायरी नंबर आपको मैंने बताया है 7357774267। सेकेंड वन आपको मैंने बताया है कि सीईटी मेंस के बैचेस चल रहे हैं, वो भी आप ले सकते हो। कॉमर्स प्लस थ्योरी के 70 15 24 34 91, इन दोनों नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, ये आपके टीचर के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाता है। ये कहता है कि भारत में असाधारण निवासी कौन हो सकता है, किसको जो है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था। तो याद रखोगे, व्यक्तियों का संघ है, एओपी है, कंपनी है, एचयूएफ है, या पार्टनरशिप है, किसको माना जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, और मैंने आपको क्या आंसर बताया था उस केस में। चलिए, तो मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वैसे मैंने पहले भी बता दिया था। तो केस में सिर्फ यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमारा एचयूएफ हो जाएगा। तो क्या क्या होता है, क्या क्वेश्चन था, आपको बताना था असाधारण, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट अगर हम बात करें तो सिर्फ आपका जो एचयूएफ होता है और सिर्फ जो आपका इंडिविजुअल होता है, एचयूएफ ओनली, जो एचयूएफ है और जो आपका इंडिविजुअल है,
ये दोनों ही आपके क्या बन सकते हैं, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन इनके अंदर ही आपको चेकआउट करनी पड़ती है, बाकियों के अंदर आपको नहीं देखनी होती। मतलब यही दो केस होते हैं, तो ये आपको याद रखना, कंपनी के केस में नहीं होता। तो यही आपका ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की कंडीशन में चेकआउट करती हूँ। इसके बाद देखिए रेजिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी। तो करदाता की निवासीय स्थिति प्रत्येक वर्ष आपको बताना है कि क्या उसकी सिचुएशन है, कैसी रहती है, बदल सकती है, निश्चित रूप से बदलेगी, नहीं बदलेगी, नन। तो ऑब्वियस ही बात है भी, एक बार वो इंडिया में रहा, दूसरा कहीं भी जा सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है। करदाता की निवासीय स्थिति, रेजिडेंशियल जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये नहीं कंफर्मली कह सकते कि बदले ही का, जरूरी थोड़ी ना कि वो चला जाएगा, रहेगा, कुछ नहीं, बट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज की तरफ जाओगे तो बदल सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट आ जाएगा गाइस। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि कंपनी हो सकती है इंडिया में रेजिडेंट यानी कि भारत में निवासी हैं, भारत में असाधारण निवासी हैं, भारत में असाधारण निवासी, वही सेम दे रखा दोनों में ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर साधारण निवासी, यहाँ पर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, सिंपल सी बात, और नन। तो मैंने बोला था कि कंपनी के केस में आपको सिर्फ रेजिडेंट की तरफ जाना है, क्योंकि ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी का केस कंपनी में नहीं होता, इंडिविजुअल और अचीव के टाइम पे आप देखते हो। तो भारत में जो ये है, एक कंपनी सिर्फ इंडिया की रेजिडेंट हो सकती है गाइस। तो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि निवासी के आधार पर करदाताओं को विभाजित किया जाता है 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, या 4 कैटेगरी में, या नन। इसमें काफी अच्छी बहस हो सकती है। तो बेसिकली आपको 3 तरह से आपको जाना है, तो 3 श्रेणी, आंसर क्या रहेगा, 3 श्रेणी में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 3 श्रेणी में आप डिवाइड कर सकते हो। और ये आपको डिटेल मैंने जो आपका अभी पहले भी बताया है, जो कंप्लीट रेजिडेंशियल स्टेटस की वीडियो डल चुकी है, तो वो आप देखिए, उसमें कंप्लीट मैंने बताया कि कौन सी 3 कैटेगरी रहेगी। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ब्रीफ आपको थोड़ा सा दे देते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 मुख्यतः जो निवास स्थान के आधार पर करदाता को 2 मेन कैटेगरी में बांटा जाता है। वैसे मेनली पूछा उसने, क्या बोला था, श्रेणी कितनी श्रेणी, आंसर उसका 3 ही रहेगा। तो मेन अगर पूछा जाए तो 2 आपका रहेगा, अगर वैसे पूछा जाए तो देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा उसने, तो निवास के आधार पर करदाताओं को 2 मेन कैटेगरी, जैसे उसने बोला रेजिडेंशियल स्टेटस पर, एक आपका रेजिडेंट है और दूसरा आपका नॉन रेजिडेंट है। और रेजिडेंट की क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, रेजिडेंट कब रहेगा, जब वो क्या कर दे, जो आपकी बेसिक कंडीशन है, तो एटलीस्ट एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो रेजिडेंट बन जाता है, ठीक है। अब रेजिडेंट जो रहेगा, अदरवाइज वो एक भी बेसिक कंडीशन को, बेसिक कंडीशन कौन सी थी, पिछले साल में 182 दिन और पिछले 4 सालों में, मतलब पिछले साल में 182 दिन, और दूसरी बेसिक कंडीशन क्या थी कि पिछले जो साल में 60 दिन रहा और पिछले 4 साल में 365 दिन, अगर इन दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन पूरा कर देता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा, दोनों में से एक। अदरवाइज वो क्या रहेगा, नॉन रेजिडेंट रहेगा। और उसमें भी जो सेकंड कंडीशन थी उसके लिए कुछ लूप होल, यानी कि 60 दिन की जगह पे 180 दिन वाला था, 2 केस वहां पर पड़े थे। तो वो आपको मेंबर बताया था मैंने, क्रूमेनशिप, यानी कि वो इंडियन जहाज के अंदर, और दूसरा वो क्या था आपको बताया था इंडियन जहाज के साथ, दूसरा वो पर्सन जो है वो नाना मामा या उसके ओरिजिन जो है दादा वगैरह कहीं ना कहीं आपके इंडिया के ओरिजिन से रही हो और वो घूमने के लिए, उस केस में आपको 60 दिन की बजाय पिछले साल में आपको देखना है। अगर वो पिछले साल में 180 दिन और कितना था 365 वाला, पिछले 4 सालों में 365 दिन, वो कंडीशन पूरी करता है तो ही वो आपका रेजिडेंट माना जाएगा, अदरवाइज वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। जब वो रेजिडेंट पूरा हो जाता है तो आप देखते हो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। उस केस में आपको चेकआउट करनी पड़ती है एडिशनल बेसिक कंडीशन को। अगर वो 2 एडिशनल बेसिक कंडीशन को पूरी करता है, याद रखिएगा इस दोनों की दोनों बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी वो हमारा ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा, अदरवाइज वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेगा। और इससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नॉट ऑर्डिनरी ये केस देखते तो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में देखते, कंपनी के केस में नहीं देखते। अब पूछा जा सकता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस, तो मैंने बताया था कि इफ, ये मैंने आपको बता ही दिया, अगर वन कंडीशन जो है, इफ ही सेटिस्फाई वन और बोथ कंडीशन, सिंपल एक भी कर दिया तो भी हो जाएगा, तो दोनों तो आप देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो नहीं करता, इफ डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन, अगर एक भी नहीं करता तो वो नॉन रेजिडेंट रहेगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट में बता ही दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो रहेगा, अदरवाइज वो नॉट
ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये कहता है कि अगर आपको पाकिस्तान की कृषि आय किसके लिए कर योग्य है, अगर पाकिस्तान से आपको एग्रीकल्चर से इनकम हुई है तो किसके लिए टैक्सेबल रहेगी? असाधारण निवासी के लिए, निवासी के लिए, गैर निवासी के लिए, कर योग्य है। देखो असाधारण निवासी इन सब के लिए तो नहीं रहेगी, ये इंडिया में ही नहीं है, कर योग्य नहीं है, ये तो कोई केस नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है रिसीव इंडिया में हुई हो। ठीक है, तो असाधारण निवासी इसका मतलब वो बाहर ही है, तो भी नहीं रहेगी, और गैर निवासी वो भी नॉन रेजिडेंट, यानी कि आपका रेजिडेंट के केस में जो आपको बेसिकली याद रखना, रेजिडेंट के केस में आपको बाहर से कहीं भी इनकम हो रही है तो पाकिस्तान की कृषि आय बोला था उसने, तो वो रेजिडेंट के केस में होगी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट देर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो 5 हेड बेसिकली आपको होते हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा जो है हेड ऑफ इनकम नहीं है। सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, कैपिटल गेन है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा गाइस? तो ये आपने पढ़ा है, इनकम फॉर सैलरी हेड भी पढ़ते हैं हम, पीजीबीपी पढ़ते हैं, अदर सोर्स पढ़ते हैं, कैपिटल गेन पढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कहीं नहीं पढ़ा आपने, तो ये हमारा कोई स्पेशल हेड नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर जो है 29 का सेकेंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, तो यहाँ पर 5 हेड आपको बता दिए हैं कौन से रहेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से अगर आपको कोई इनकम हुई, या फिर आपको कैपिटल गेन से इनकम हुई। तो ये आपके बेसिकली 5 हेड होते हैं टैक्स के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 को। ये कहते हैं कि ग्रेजुएटी इज ए टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम। ग्रेजुएटी जो है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगी? रेंट के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और प्रोफेशन के अंदर। ग्रेजुएटी बेसिकली किसको दी जाती है? किसी भी सैलरीड पर्सन है उसके अंदर दी जाती है। तो आपको याद रखना, तो ये किसके अंदर टैक्सेबल रहेगी? सैलरी वाले जो पर्सन है उसके लिए टैक्सेबल रहेगी। इसके बाद देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बताना है कौन सा जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ठीक है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, या टोल टैक्स लगा लो, और ऑल। तो जो आपका इनकम टैक्स है ये तो आपको पता ही है डायरेक्ट टैक्स होता है, इसी के ऊपर तो आप टैक्स लगाते हो। सेल टैक्स की बात करें तो आपको पता ही है कि सेल टैक्स, चाहे आप सर्विस सेल कर रहे हो, चाहे आप जीएसटी, पहले कम फीस होती थी, अभी फीस आपकी इतनी ज्यादा होती है। वो उसके क्या रीजन होते हैं? क्योंकि अभी सर्विस के ऊपर टैक्स लगता है। अब जो आपके बैचेस आप परचेज करते हो उस पर देखते हो कि 18% तो सीधा, वो 20% लगा के चलो 18% नॉर्मली बता रही हूँ, तो अगर आपसे 1000 रुपये लिए जा रहे तो वो 200 रुपये तो सीधा गवर्नमेंट के पास चले जाते, बाकी खर्चे रह गए अलग। तो इसी वजह से आपकी फीस इतनी हाई हो जाती है। तो ये याद रखना, सेल टैक्स जो रहेगा वो आपका क्या आता है? जीएसटी के अंदर आ जाता है। तो ये आपका क्या रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स आपके कहाँ पे चले जाते हैं? जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर आपके चले जाते हैं। और डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम टैक्स यानी कि सीबीडीटी जो है उसके अंडर आ जाते हैं। चलिए गाइस, आज जो है आज का सेशन यहीं तक रहेगा। अफसोस सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहे होगा। तो अगर आपको लगता है चीजें बढ़िया, आपको कंटेंट दिया जा रहा है, सारी चीजें जो है एक बेहतरीन बना रहे, तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। सेशन कैसे लग रहे हैं वो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और सारी जितने भी पीवाईक्यू की सीरीज है वो हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखी, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो, तो वो सारी प्लेलिस्ट एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी हर एक एग्जाम में ये रिलीवेंट रहेगी, ठीक है। कोई भी आपको बैच लेना है, किसी भी कॉमर्स फील्ड का कोई भी बैच लेना है, तो वो सारे आपको अवेलेबल रहेंगे केटीईटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। और वो नंबर मैंने आपको दोनों दे दिए, एक मेरा पर्सनल नंबर है, दूसरा ये। क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आपको जो है स्टडी विद रीटा सैनी के नाम से टेलीग्राम है, वो आप सर्च कर लोगे टेलीग्राम पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लोगे। एक टेक्स्ट जो है हम पीवाईक्यू के एक जो क्वेश्चंस लगाते हैं उसका भी एक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके देन।